कैसी कट रही है? उम्मीद है बढ़िया कट रही होगी। आई नो मैंने काफी टाइम से कोई भी वीडियो नहीं बनाई। लिटरली मैंने 7 महीने से कोई भी वीडियो नहीं बनाई। बस समझ लो एक किस्म की लाइफ ने कह के ले ली थी। मगर अब मैं वापस आ गया हूँ वीडियोस बनाने के लिए और मैं नए आने वाले एनिमीज को अपने चैनल पे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं उन एनिमीज को कंप्लीट करूंगा जो मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा था। और इस वीडियो में भी मैं सोलो लेवलिंग का एपिसोड 11 एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसकी शुरुआत में हम जिन्वू को एक जंगल में देखते हैं। अब पता नहीं वो यहाँ पर क्या करने आया है, सीनरी तो देखने आया नहीं होगा। वो दरअसल यहाँ पर अपनी जॉब चेंजिंग क्वेस्ट को पूरा करने के लिए आया हुआ है। अब ये जॉब चेंजिंग क्वेस्ट क्या है? दरअसल ये हंटर का एक टाइटल होता है कि वो हंटर किस किस्म का हंटर है, जैसा कि क्या वो कोई मेज टाइप हंटर है या कोई हीलर है या फिर कोई असासिन टाइप हंटर है। और जिन्वू भी अपने इसी टाइटल को लेने के लिए आया हुआ है। लेकिन इसमें एक बहुत ही अजीब बात ये भी है कि जिन्वू को पहली दफा सिस्टम की तरफ से ये क्वेस्ट करने के लिए चॉइस दी जा रही है, यानी कि वो इस क्वेस्ट को करने से मना भी कर सकता है। जिन्वू सोचता भी है कि इससे पहले उसे जो भी क्वेस्ट मिली थी वो उसे हर हालत में करनी ही होती थी और उसे कंप्लीट ना करने पर उसकी मौत भी हो सकती थी। मगर इस बार ऐसा नहीं है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये क्वेस्ट काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। मगर फिर भी जिन्वू इस क्वेस्ट को करने के लिए तैयार हो जाता है और वो जैसे ही यस पर क्लिक करता है, चारों तरफ काफी ज्यादा बिजलियां कड़कने लगती हैं और उसके सामने एक बहुत बड़ा पोर्टल खुल जाता है। इस दौरान जिन्वू सोचता है, अरे मैंने अपनी डेली क्वेस्ट तो पूरी की ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं उसे बाद में देख लूंगा। ये कहकर वो उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ हम एक थ्रोन रूम को देखते हैं और वहाँ पर एक रेड आर्मर में नाइट मॉन्स्टर को देखते हैं। इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम जिन्हो को देखते हैं जो कि अपने डैड के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी वहाँ पर जिन्हो का बड़ा भाई भी वहाँ पर आ जाता है जो उनके साथ हाय हेलो करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम दोबारा से जिन्हो को देखते हैं जो कि उसी डंजन में चलते हुए जा रहा होता है। तभी उसे नोटिफिकेशन आता है कि वो अपने स्टोर को इस्तेमाल नहीं कर सकता और ना ही लेवल अप करने पर उसके स्टैट वापस से रिकवर हो जाएंगे, यानी कि ना ही वो रिकवरी पोशन को खरीद के इस्तेमाल कर सकता है और ना ही उसके स्टैट्स दोबारा रिकवर होंगे। तभी जिन्वू के सामने से एक नाइट आर्मर मॉन्स्टर चलते हुए आता है। जिन्वू भी उसे देखकर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपना डैकर निकाल कर बड़ी तेजी से उसके ऊपर अटैक करता है और ये टिशूम, मगर वो देखता है कि उस आर्मर मॉन्स्टर को तो कुछ हुआ ही नहीं, जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। मगर वो मॉन्स्टर उसे हैरान होने का टाइम नहीं देता और वो फौरन उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे बचते हुए जिन्वू पीछे हट जाता है। जिन्वू अपने डैकर से फिर से उसे स्टैब करता है, लेकिन उस आर्मर मॉन्स्टर को इस बार भी कुछ नहीं होता। जिन्वू सोचता है कि उसने पहले भी इस तरह के एक मॉन्स्टर से फाइट जिसके ऊपर उसके वेपन का असर नहीं हो रहा था और उसने उसे अपने हाथों से ही उसे मार दिया था। और जिन्वू इस बार भी ऐसा ही करता है। वो अपने डैगर को अपनी इन्वेंट्री में वापस रखता है और उस नाइट को उसकी गर्दन से पकड़कर उसकी गर्दन को उखाड़ फेंकता है और इस तरह से वो उस नाइट मॉन्स्टर को मार देता है। मगर तभी वहाँ पर और भी बहुत सारे नाइट मॉन्स्टर उसकी तरफ आने लगते हैं। सीन दोबारा से जिन्हो के घर पर शिफ्ट होता है, जो पता नहीं क्यों अपने खाने को घोड़े ही जा रहा होता है और उसके डैड भी उससे यही पूछते हैं कि आखिर वो खाना क्यों नहीं खा रहा है। तभी उसका भाई भी वहाँ बैठे हुए मुस्कुराने लगता है। जिन्हो के उससे डैड उससे पूछते हैं कि तू इतना क्यों मुस्कुरा रहा है, तुझे भी तो मैंने एक काम दिया था, क्या वो काम हुआ? जिन्हो का भाई कहता है, मैं जानता हूँ कि हमें अपने गिल्ड के लिए एक गिल्ड मास्टर चाहिए जो कि जरूर एक एस रैंक हंटर ही होना चाहिए, लेकिन मैंने जिन भी हंटर्स को इस चीज की ऑफर की उन्होंने मुझे मना कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अगर हमें देसी हंटर नहीं मिलेगा तो हम विदेशी हंटर को ढूंढेंगे। और वो साथ में जिन्हो को भी कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम भी पीछे से कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रहे हो और मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे रास्ते में बिल्कुल भी मत आना। जिन्हो भी अपने मन में सोचता है कि मेरे भाई और फादर अभी तक बॉस जिन्हो से नहीं मिले हैं, अगर वो उन्हें जानते होते तो वो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं करते। दूसरी तरफ जिन्हो उन मॉन्स्टर से अपने हाथों से ही लड़ रहा होता है, क्योंकि उन मॉन्स्टर के ऊपर उसका वेपन काम नहीं कर रहा, इस वजह से उसे अपने हाथों से ही काम चलाना पड़ रहा होता है। ये पता नहीं क्यों इतना गलत साउंड क्यों हो रहा है। खैर
जिन्वू को तभी कुछ महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है और वो अपना डैगर निकालकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो देखता है कि वहाँ पर एक असासिन टाइप मॉन्स्टर मौजूद था जिसे उसने मार दिया। अभी जिन्वू इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी उसके ऊपर एक फायर बॉल से अटैक हो जाता है जो कि उसके ऊपर एक मेज टाइप मॉन्स्टर ने किया था। जिन्वू इन सब चीजों को देखकर सोचता है कि ये सारे यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर मौजूद हैं वो मुझे मेरी पिछली बैटल्स के बारे में याद दिलाते हैं कि मैं अब तक किस किस्म के ओपोनेंट से फाइट करता हुआ आ रहा हूँ। और वो उन सब मॉन्स्टर से लड़ते हुए सोचता है कि शायद ये क्वेस्ट इसी बारे में ही है कि जिन ओपोनेंट से मैं लड़ता आ रहा हूँ मुझे उनसे लड़ने का कितना ज्यादा एक्सपीरियंस मौजूद है, लेकिन अगर मैं उनसे इसी तरह लड़ता रहा तो बहुत जल्द मैं थक जाऊंगा। और हम देख पाते हैं कि उसकी फटीग काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। सीन शिफ्ट होता है और हम हंटर गिल्ड के गिल्ड मास्टर जोंग इन को देखते हैं जो कि अपनी बिल्डिंग के रूफ टॉप पर जा रहा होता है और वो वहाँ क्या करने जा रहा है, पार्टी करने। सॉरी एक मिनट, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया। दरअसल वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर, उसके गिल्ड के कुछ हंटर्स और हमारी एमसी की वाइफू चाहे इन भी मौजूद होती है। और वो सब यहाँ पर किस लिए मौजूद है, पार्टी करने के लिए। अरे नहीं नहीं, ये सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ताकि वो जेजू आइलैंड की रेड पर जा सके। दूसरी तरफ हम जिन्वू को देखते हैं जिसने उन सारे मॉन्स्टरों को मार गिराया था, लेकिन इन सब के चक्करों में वो खुद भी काफी ज्यादा थक चुका था और वो पानी पी रहा था जो पानी भी उसे उन मॉन्स्टर को मारने पर ड्रॉप आइटम के तौर पर मिला था। तभी वो देखता है कि उन मॉन्स्टर को मारने पर उसे ड्रॉप आइटम के तौर पर और भी बहुत कुछ मिला है, जैसा कि आर्मर की किट्स वगैरह, जो जब वो पहनता है तो वो इनविजिबल हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी मूवमेंट्स में भी कोई फर्क नहीं पड़ता और वो यहाँ से आगे बढ़ जाता है और वो चलता हुआ एक बहुत बड़े गेट के सामने आ जाता है। वो सोचता है कि शायद यही इस डंजन का बॉस रूम है और वो साथ में ये भी सोचता है कि इस डंजन के आम मॉन्स्टर को मारने के चक्कर में ही उसकी हालत काफी ज्यादा पतली हो गई थी। तो ना जाने इस डंजन के बॉस रूम में किस किस्म का मॉन्स्टर मौजूद होगा, पर चाहे जो भी हो उसे इस क्वेस्ट को कंप्लीट करना ही होगा। और वो उस दरवाजे को खोलने लगता है, मगर उस दरवाजे को थोड़ा सा खोलते ही उस रूम के अंदर से काफी जोरदार प्रेशर जिन्वू को महसूस होता है, मगर जिन्वू फिर भी उस रूम के अंदर चला जाता है। जिन्वू जब अंदर जाता है तो वो देखता है कि वो एक थ्रोन रूम है। तभी साइड से वही रेड आर्मर नाइट मॉन्स्टर चलते हुए आता है जिसे हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। और जब वो मॉन्स्टर जिन्वू के सामने आकर खड़ा हो जाता है तो जिन्वू उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जिन्वू को उसका नाम रेड कलर में शो हो रहा था, यानी कि वो मॉन्स्टर जिन्वू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसका नाम होता है नाइट कमांडर इग्रिस द ब्लड रेड। जिन्वू भी उसे देखकर उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, मगर तभी इग्रिस काफी तेजी से जिन्वू के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे जिन्वू काफी मुश्किल से डॉज करता है, लेकिन वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था जिससे कि जिन्वू के पीछे के सारे पिलर्स पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाते हैं। तभी इग्रिस जिन्वू के ऊपर दोबारा से अटैक करता है, जिसे जिन्वू अपने डैगर से रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि जिन्वू दूर फेंका जाता है। लेकिन इससे पहले कि जिन्वू ठीक से संभल भी पाता, इग्रिस काफी तेजी से उसके पास आकर दोबारा से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे जिन्वू बच तो जाता है, लेकिन उस अटैक की पावर की वजह से जिन्वू के पीछे की दीवार पूरी तरीके से तहस नहस हो जाती है, जो देखकर जिन्वू काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इग्रिस उसे हैरान होने का मौका नहीं देता और वो दोबारा से जिन्वू के ऊपर अटैक कर कर उसे दूर फेंक देता है। और इस बार भी इससे पहले कि वो संभलता, इग्रिस काफी तेजी से उसके पास आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। समझ लो एक तरह से इग्रिस जिन्वू को उठा उठा के मार रहा था, उड़ा उड़ा के मार रहा था। जिन्वू भी काफी तेजी से इग्रिस के ऊपर अटैक कर देता है और उससे फाइट करते हुए अपने डैगर से इग्रिस को स्टैप करता है, मगर इग्रिस को भी इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और इग्रिस जिन्वू के ऊपर अपनी स्वार्ड से अटैक कर देता है, जिसे जिन्वू अपने डैगर से रोकता तो है, लेकिन उसके प्रेशर की वजह से नीचे का पूरा फ्लोर पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो जाता है और वो जिन्वू को भी उठाकर दूर पटक देता है। जिन्वू सोचता है कि हमारी स्पीड तो बराबर है, लेकिन वो मुझसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके आर्मर की वजह से मैं अपने हथियार से उसे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। क्या मेरे पास इसे हराने का कोई तरीका भी है? ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है जितना मैंने सोचा था। मगर जिन्वू अपना डैगर अपनी इन्वेंटरी में वापस रख देता है और वो उससे अपने हाथों से ही लड़ने के बारे में सोचता है। जिन्वू सोचता है कि शायद ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इग्रिस भी जब देखता है कि जिन्वू ने अपना डैगर अपनी इन्वेंटरी में वापस रख दिया है तो वो भी अपनी तलवार रख देता है और वो अपना
चोगा भी उतार देता है और अपनी पीठ पे लगे जो डैगर्स होते हैं वो भी उतार कर फेंक देता है, यानी कि वो भी जिन्वू से बगैर हथियार के लड़ेगा। जिन्वू सोचता है तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सब कुछ करना इतना आसान होगा? सीन शिफ्ट होता है और हम चेयरमैन गो गुनही को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहे थे। तभी जिनचोल भी वहाँ पर आ जाता है और वो चेयरमैन से पूछता है क्या आप अभी तक घर नहीं गए? जिस पर चेयरमैन कहते हैं हाँ बस मैं थोड़ा सा काम कर कर चला जाऊंगा। जिस पर जिनचोल कहता है मैं भी अभी काम कर कर ही वापस आ रहा हूँ, जो काम करने के लिए आपने मुझे कहा था वो मैंने कर दिया है। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं तभी चेयरमैन को किसी का फोन आता है। फोन पर और कोई नहीं बल्कि हंटर स्किल मास्टर जोंग इन होता है जो कि चेयरमैन से कहता है कि आपका शुक्रिया कि आपने हमें जेजू आइलैंड की रेड पर जाने के लिए काफी ज्यादा मदद की है। चेयरमैन कहते हैं मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ज्यादातर काम तो तुमने ही किया था, यहाँ तक कि न्यूज रिपोर्टर्स को भी तुमने ही संभाला था। और वह साथ में जोंग इन को केयरफुल रहने का भी मशवरा देते हैं क्योंकि जेजू आइलैंड कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। दरअसल वहाँ पर एक एस रैंक की डंजन ब्रेक हुई थी और तब से लेकर अब तक जेजू आइलैंड के ऊपर 3 दफा रेड्स हो चुकी हैं, मगर हर बार ही वो नाकाम रही हैं और इस चक्कर में बहुत सारे एस रैंक हंटर भी मारे जा चुके हैं। चोंगिन भी कहता है कि मैं इस बात को काफी अच्छे से समझता हूँ और वैसे भी हम यही देखने तो चाह रहे हैं कि अब वहाँ पर कितना ज्यादा खतरा है। सीन दोबारा से जिन्वू और इग्रिस की फाइट के ऊपर शिफ्ट होता है जहाँ इग्रिस काफी तेजी से जिन्वू के ऊपर अटैक कर देता है और वो उसे पकड़कर जमीन के ऊपर पटक देता है, मगर वो जिन्वू को यहीं पर नहीं छोड़ता और वो उसे उठाकर दूर दीवार पर दे मारता है। और जब वो दीवार से जा टकराता है तो इग्रिस काफी तेजी से जाते हुए जिन्वू के ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है जिसे जिन्वू अपने हाथों से बड़ी मुश्किल से ब्लॉक करता है, मगर इग्रिस उसके ऊपर अपने पंचेस की बरसात कर देता है, यहाँ तक कि जिन्वू के पीछे की दीवार भी पूरी तरीके से टूट जाती है जिसे बचते हुए जिन्वू दूर पीछे हट जाता है। और इग्रिस के जिन्वू को इतने ज्यादा पंचेस मारने की वजह से जिन्वू की 500 एचपी गिर जाती है और वो सोचता है ये तो अच्छा हुआ कि मैंने भी अपने ऊपर आर्मर चढ़ाया हुआ है, नहीं तो इग्रिस अब तक उसे पूरी तरीके से मार देता। इग्रिस वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जिन्वू सोचता है कि अगर मैं उसे अपनी पावर से नहीं हरा सकता तो मैं अपनी स्पीड को बढ़ाकर उसे लड़ूंगा और वो अपने स्किल डैश का इस्तेमाल करके काफी स्पीड से इग्रिस के इर्द गिर्द घूमने लगता है और वो उसके ऊपर किक भी करता है, लेकिन इग्रिस काफी आसानी से उसे डॉज कर लेता है, मगर जिन्वू भी सामने वाले पिलर की सपोर्ट लेकर इग्रिस के ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है और यहीं पर इग्रिस और जिन्वू की काफी घमासान फाइट होने लगती है, मगर इग्रिस जिन्वू की टांगों के ऊपर अटैक करके उसका बैलेंस बिगाड़ देता है और उसे पकड़कर उठाकर दूर दीवार पर दे मारता है। जिन्वू अभी हवा में ही होता है मगर इग्रिस जमीन से एक बहुत बड़ा पत्थर उठाकर जिन्वू के ऊपर फेंक देता है, मगर वो यहीं पर नहीं रुकता और उड़ते हुए जाता है और जिन्वू के ऊपर अटैक कर देता है, मगर जिन्वू भी काफी तेजी से धुएं में से बाहर निकलता है और फिर से इग्रिस से फाइट करने लगता है, मगर इग्रिस काफी आसानी से जिन्वू के सारे अटैक्स को काउंटर कर रहा था और वो जिन्वू को पकड़कर दूर फेंक देता है, मगर जिन्वू भी हवा में अपनी डायरेक्शन तब्दील कर इग्रिस के ऊपर अटैक कर देता है और इसी तरह लड़ते लड़ते जिन्वू आखिरकार इग्रिस को घुमाकर एक लात मार ही देता है, मगर इग्रिस को इससे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जिन्वू को दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ से की बरसात कर देता है और वो उसे एक जोरदार पंच मारकर दूर पटक देता है और वो उसे संभलने का मौका भी नहीं देता और वो काफी तेजी से उसके ऊपर जाता है और उसको उठा कर पटकने लगता है, यहाँ तक कि वो उसे घुमाकर एक दीवार पर दे मारता है और वो उसे उसी दीवार में घसीटता हुआ थ्रोन वाली दीवार पर दे मारता है जिससे जिन्वू उसी थ्रोन के ऊपर गिर जाता है और इतनी ज्यादा कुट खाने की वजह से जिन्वू की हालत पूरी तरीके से पतली हो चुकी थी। इग्रिस काफी आराम से चलते हुए आता है और जिन्वू के सामने खड़ा हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम जिन्वू की बहन जिन्हा को देखते हैं जो कि अपने भाई यानी जिन्वू के लिए खाना तैयार करके रख देती है और खुद पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में जिन्वू की मोम को भी देखते हैं। इधर जिन्वू की हालत काफी ज्यादा खराब थी और इग्रिस उसके सामने खड़ा था और तभी इग्रिस अपने हाथ पे किसी स्किल का इस्तेमाल करता है जिससे कि उसकी तलवार अपने आप ही उड़ते हुए उसके हाथ में आ जाती है जो कि वो जिन्वू के ऊपर चला देता है, मगर जिन्वू उससे अपने हाथ से ही रोक लेता है और जिन्वू चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने अभी तक
तक हार नहीं मानी है और वो इग्रिस को पीछे धकेलता है और अपने हाथ में डैगर लाकर इग्रिस की आंख में घुसा देता है। जिन्वू यहीं पर नहीं रुकता और वो इग्रिस को पकड़ लेता है और उसे घसीटता हुआ सामने वाली दीवार पर घुसा देता है। इग्रिस भी अपनी आंख से उसका डैगर निकालता है और जिन्वू के ऊपर अटैक करता है, मगर वो डैगर अपने आप ही गायब हो जाता है, जिसे देखकर जिन्वू समझ जाता है कि वो डैगर उसका है और उसके अलावा ये डैगर कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता और वो शायद जरूर उसकी इन्वेंटरी में वापस चला गया होगा। और जिन्वू वही डैगर दोबारा से अपने हाथ में लाता है और अपनी पूरी जान से इग्रिस की गर्दन के अंदर घुसा देता है और वो इग्रिस को मारने के लिए अपनी पूरी की पूरी जान लगा देता है, जिससे आखिरकार वो इग्रिस को मारने में कामयाब हो ही जाता है। लेकिन ये काम करने के चक्कर में भी जिन्वू काफी ज्यादा थक चुका था और अब वो आराम से सुकून से बैठकर सुख की सांस लेता है। तभी उसे नोटिफिकेशन आता है कि इग्रिस को मारने पर उसे क्या क्या रिवार्ड्स मिले हैं, जिसमें सबसे पहले तो उसे 1.5 मिलियन गोल्ड कॉइन का एक पाउच मिलता है, एक क्रिम्सन नाइट हेलमेट मिलता है जो कि एक एस रैंक का आइटम है, जिससे उसका फिजिकल डैमेज 20% तक कम हो जाएगा और उसकी वाइटैलिटी और स्ट्रेंथ 20% तक बढ़ जाएगी। जिन्वू सोचता है कि डीमन कासकी की के बाद उसे ये दूसरी चीज मिल रही है जो कि एक एस रैंक का आइटम है। इसके साथ ही जिन्वू को एक रूइन स्टोन भी मिलता है, जिससे कि उसे रूलर्स हैंड नाम की एक स्किल मिलेगी, मगर जिन्वू इसके ऊपर कोई खास ध्यान नहीं देता और वो उसे मिलने वाले चौथे रिवार्ड के बारे में सोचने लगता है, जो कि होता है एक टेलीपोर्टेशन स्टोन। जिन्वू सोचता है कि वो उसे अभी ही क्यों मिला है, क्या उसकी क्वेस्ट अभी तक पूरी नहीं हुई है। जिन्वू अभी इसी बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उसके पीछे काफी सारे पोर्टल्स खुलने लगते हैं। तभी जिन्वू को सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सरवाइव करना है और इनहेंसमेंट पॉइंट कमाने हैं ताकि तुम्हें एक हायर क्लास में प्रमोट किया जा सके। और साथ में सिस्टम उसे गुड लक भी कहता है। साला एक तो प्रैंक किया उसके साथ, ऊपर से उसे गुड लक कह रहा है। तभी उन पोर्टल्स के अंदर से काफी सारे मॉन्स्टर्स बाहर आने लगते हैं और वो एक साथ ही जिन्वू के ऊपर टूट पड़ते हैं। जिन्वू भी उनसे लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम जोंगिन को देखते हैं जो कि अपने गिल्ड मेंबर के साथ उस हेलीकॉप्टर में बैठकर जेजू आइलैंड के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जिन्वू उन सारे मॉन्स्टर से लड़ रहा था, मगर वो उन्हें जितना भी मार ले वो मॉन्स्टर खत्म ही नहीं हो रहे थे। जिन्वू सोचता है कि हो सकता है कि इस क्वेस्ट में उसे ज्यादा से ज्यादा सरवाइव करना पड़े, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो इन मॉन्स्टर से फाइट करे और वो अपने स्किल स्टेल्थ का इस्तेमाल कर कर वहाँ से गायब हो जाता है। किसी को कानो खार खबर नहीं होना चाहिए कि जिन्वू किधर गया और वो एक दीवार के पीछे आकर छुप जाता है और वो मॉन्स्टर भी उसे ढूंढने लगते हैं। जिन्वू सोचता है कि स्टेल्थ स्किल को एक्टिवेट करने के लिए 200 माना पॉइंट्स लगते हैं और एक्टिवेट होने के बाद हर सेकंड वो 1 माना पॉइंट यूज करता है और इस वक्त मेरे पास सिर्फ 190 माना पॉइंट्स ही हैं। मुझे ज्यादा से ज्यादा वक्त निकालना होगा ताकि मैं कुछ कर सकूं। अभी वो ये सब सोच ही रहा होता है, अभी वहाँ पर एक मेज टाइप हंटर एक स्किल का इस्तेमाल करता है ताकि वो जिन्वू की स्टेल्थ स्किल को डीएक्टिवेट कर सके और वो ऐसा कर भी लेता है। इसके बाद जिन्वू उन सारे मॉन्स्टर के लिए विजिबल हो जाता है और वो सब मॉन्स्टर जिन्वू की तरफ देख कर कहते हैं, तो यहाँ हो तुम, आखिरकार तुम्हें पकड़ ही लिया। और वो एक बार फिर से जिन्वू के ऊपर टूट पड़ते हैं और वो एक बार फिर से उन मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है, मगर तभी एक मॉन्स्टर पीछे से आकर जिन्वू के ऊपर एक स्लैश लगा देता है। जिन्वू उसे एक किक मारकर दूर तो फेंक देता है। जिन्वू देखता है कि आखिर उसे सरवाइव किए हुए कितना टाइम हो चुका है, मगर वो देखता है कि अभी तक तो सिर्फ 5 मिनट ही गुजरे हैं। वो कहता है कि अब मैं इस चीज को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो टेलीपोर्टेशन स्टोन को यूज करने के बारे में सोचता है, मगर तभी वहाँ पर एक दूसरा मॉन्स्टर आ जाता है जिसके हाथ पर एक हैमर होता है और वो अपने हैमर से जिन्वू के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि जिन्वू के हाथ में जो टेलीपोर्टेशन स्टोन था वो उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरता है। अब जिन्वू इस सिचुएशन में बुरी तरीके से फंस चुका था क्योंकि वो चारों तरफ से मॉन्स्टर के गिर्द घिरा हुआ था और सारे मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हाँ, इस बार मैं रेगुलर होने की पूरी कोशिश करूंगा। हो सकता है कि मैं डेली वीडियो बनाऊं और अगर ऐसा ना भी हो पाए तो हर दूसरे या तीसरे दिन वीडियो तो आ ही जाएंगी, मगर मेरी अगली वीडियो आने तक के लिए इत्ते की मास।